अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर असलम और आप देख रहे हैं लाइलपुर की आवाज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस काजी ईसा पर जो रेफरेंस दायर हुआ था उसका फ़ैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक फ़ैसला दे चुकी है, तो उस पर आपसे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जस्टिस काजी ईसा है कौन और ये जज कब बने, और दूसरी चीज़ ये दूसरा पॉइंट आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि ये रेफरेंस क्या है और ये दायर होने की वजह क्या है और ये दायर कब हुआ और इनकी बीवी पर क्या इल्ज़ाम है और इनकी बीवी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या शवाहिद पेश किए हैं और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस फैसले पर क्या जजमेंट पेश की गई है। सबसे आखिर में आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत को बहुत ही भारी भरकम रिमार्क्स दिए गए हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो रिमार्क्स है क्या थे। सबसे पहले तो आप जान लें, जस्टिस काजी ईसा 26 अक्टूबर 1959 में कोयटा में पैदा हुए। के वालिद का नाम काजी मोहम्मद ईसा था, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक में कायद-ए-आज़म के साथ मिलकर जदोजहद की और कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े रहे और पाकिस्तान बनने में उन्होंने अपना बहुत अहम किरदार अदा किया। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 सितंबर 2014 को जज बने और इससे पहले ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी ये सर्व कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले ये 27 साल इन्होंने पाकिस्तान की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में सर्व किया हुआ है। और इसके बाद आपके साथ डिस्कस करेंगे ये रेफरेंस है क्या और ये दायर क्यों हुआ। सबसे पहले तो आप ये जान लें ये मुकदमा क्या था। हुकूमत का कहना है कि जस्टिस काजी ईसा की कुछ प्रॉपर्टी थी जो इन्होंने अपने गोशवारों में डिक्लेयर नहीं की। टैक्स लॉज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपकी बीवी इंडिपेंडेंट है, अगर उसके नाम कुछ इनकम है या कुछ एसेट्स हैं, अगर वो ना भी डिक्लेयर करे तो इसमें कुछ इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये परेशानी वाली बात नहीं है तो फिर ये रेफरेंस क्यों दायर किया गया। जस्टिस काजी ईसा आज़ादाना सोच के मालिक थे और वह मजबूत असाब के मालिक थे और पीटीआई की गवर्नमेंट जब बनी 2019 में ये रेफरेंस बनाया गया और डोगर साहब सहाफ़ी हैं जिन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। यहाँ पर एक बड़े सीरियस किस्म की क्वेश्चन है। सबसे पहले जो डोगर साहब जर्नलिस्ट हैं वो उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिली कहाँ से, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरा ये कि सदर पाकिस्तान के साथ इनकी वाकफियत कैसे हुई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इनकी सिफारिश पर सदर पाकिस्तान ने ये रेफरेंस शुरू किया। और तीसरी बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन में इनकी मदद किसने की। हमारी बदकिस्मती की बात यह है कि जो बंदा हमें पसंद ना आए हम उसके ख़िलाफ़ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, उसके ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल करते हैं और इसे सिस्टम से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। और इन पर क्या इल्ज़ाम थे, जो इनकी प्रॉपर्टी इनके बच्चों और इनकी बीवी के नाम पर है जो पाकिस्तान से बाहर है, उनके बारे में कहा गया था कि इनमें इनकी मनी टेल उनके पास मौजूद नहीं है और टैक्स गोशवारों में उसका कहीं तस्करा नहीं किया गया और ये मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। और इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की एहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए क्या जवाब अपने कलमबंद करवाए। पहली जायदाद 2004 में बरतानिया में खरीदी। बरतानिया में जायदाद की खरीदारी के लिए पासपोर्ट को कबूल किया गया। कराची में अमेरिकन स्कूल में वो मुलाजमत करती रही हैं। रिहान नकवी मेरे टैक्स मामलात के वकील हैं। मेरा टैक्स रिकॉर्ड कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। क्लिफ्टन 4 में जायदाद खरीदी गई, क्लिफ्टन की प्रॉपर्टी भी फ़रोख्त कर दी गई और शाह लतीफ़ में भी खरीदी गई प्रॉपर्टी को फ़रोख्त कर दिया गया। मेरी ज़राई ज़मीन मेरे नाम पर है। ज़राई ज़मीन का खामन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़राई ज़मीन वालद से मिली। ज़राई ज़मीन में डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद सिंध में है। रिहान नकवी ने एडवाइस की थी कि ज़राई ज़मीन में टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। डेरा मुराद जुमाली बलूचिस्तान में भी ज़राई ज़मीन है। रिहान नकवी ने एडवाइस की थी फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करवाएं। 2008 से 2013 में इसी अकाउंट से रकम बाहर भेजी गई। बैंक्स 10 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं रखते। बरतानिया में टैक्स गोशवारों का 2016 से अब तक का रिकॉर्ड दिखाया। बरतानिया ने ज़्यादा टैक्स देने पर टैक्स रिफ़ंड किया। मैं FBI भी गई और कई घंटे मुझे वेट करवाया गया। एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ भेजा गया लेकिन उन्होंने मेरी बात सही तरीके से नहीं सुनी और मैंने FBI को 2 ख़त भी लिखे। पैसा बैंक अकाउंट से लंदन में भेजा गया, मेरे नाम से पैसा बाहर गया। जिस बैंक अकाउंट से पैसा बाहर गया वो मेरे नाम पर है। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के फॉरेन करेंसी अकाउंट में 7 लाख पाउंड की रकम ट्रांसफ़र की गई। ये तमाम दस्तावेज़ात जो मैंने दिखाई हैं ये असली हैं। मेरा लंदन अकाउंट भी मेरे नाम पर है। इस प्रॉपर्टी में मेरा बेटा रहता है। ये प्रॉपर्टी मेरे खामंद की नहीं है, ये मेरी और मेरे बेटे के नाम पर है। मुझ पर यह बात पहले क्यों नहीं की गई। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा 13 माह बाद मैंने ये इंतज़ार किया, मेरे बेटे को इंग्लैंड में हरासा किया गया,
मैं किसी किस्म की रियायत नहीं चाहती, मुझसे सिर्फ आम शहरियों की तरह सलूक किया जाए। तो जैसा कि नाज़रीन आपने सुना, जस्टिस काजी ईसा की एहलिया ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जो कलम बंद करवाया था वो भी अभी मैंने आपके सामने रखा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो 10 रुकनी जजेस थे उसकी जो लीड कर रहे थे उनको जस्टिस उमर बंदियाल, उन्होंने बहुत अहम ऑब्जर्वेशन दी। वो ऑब्जर्वेशन भी मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। तो जस्टिस उमर बंदियाल का कहना था कि हमने नोटिस किया है कि आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे लिए मसला ये है कि हम मेरिट का जायज़ा नहीं ले सकते। आपके पास 2 फोरम है, फ्री कैन से पूछा जाए कि ये मामला FBI को भिजवाना है, या फिर दूसरा फोरम आपके पास ये मौजूद है कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है, आप वहाँ पर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकती हैं। मैंने देखा है कि आपके पास सवालात के मजबूत जवाबात मौजूद हैं, तो मुतलका अथॉरिटीज़ को दस्तावेज़ात दिखाकर उनको मुतमिन करें। आपको टैक्समैन के पास भी जाना होगा, उम्मीद करते हैं कि टैक्स हुकाम आपको इज़्ज़त देंगे। ऑब्जर्वेशन नाज़रीन मैंने अभी आपके सामने रखी, अगेन ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है। तो जज साहिबान का इस रेफरेंस पर एक फ़ैसला आ चुका है। तो अभी ये शॉर्ट फैसला आया है, इसका डिटेल से फ़ैसला आने वाले चंद दिनों में आएगा। तो ये शॉर्ट फैसले 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो इसका मुख्तसर सा खुलासा मैं भी आपके सामने रखता हूँ कि ये फ़ैसला क्या किया गया है। सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 17 जुलाई को जारी होने वाला शो कॉज नोटिस को कलअदम करार दिया गया है, और उसके बाद 10 जजेस में से 9 जजेस इस बात पर इत्तफाक किया है कि टैक्स के सारे मामलात FBI को भिजवाए जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो जस्टिस साहब की एहलिया ने मनी ट्रेल दी है उसकी तहकीकात भी होगी, उसको हर तरीके से देखा जाएगा कि मनी ट्रेल फ़ेक है कि नहीं फ़ेक है, तो उसको हर तरीके से देखा जाएगा। उस पर तफसीली रिपोर्ट बनाकर 60 दिनों के अंदर कार्रवाई मुकम्मल करें, और 75 डेज़ में इस पर ऑर्डर जारी किया जाएगा, और चेयरमैन FBI के दस्तखत उस पर मौजूद होंगे। अगर किसी वजह से इसमें ताख़ीर होती है तो FBI चेयरमैन को तलब किया जाएगा और उसकी जवाबदही की जाएगी, और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। नाज़रीन, इस रेफरेंस के तमाम पहलू मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और इसके अलावा मैंने आपके साथ जो जस्टिस साहब की एहलिया का बयान सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कलम बंद करवाया था वो भी आपके साथ डिस्कस किया है। तो आखिर में जो सुप्रीम कोर्ट के 10 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने हुकूमत के बारे में रिमार्क्स दिए हैं, जो बहुत ही भारी भरकम किस्म के रिमार्क्स दिए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस ने यह कहा है कि ये रेफरेंस कलअदम करार दिया गया है जो हुकूमत की तरफ से दायर किया गया था, और इस रेफरेंस को, सदारती रेफरेंस को बदनीयत पर मबनी करार दिया गया है। ये बहुत ही भारी भरकम रिमार्क्स है हुकूमत। इसी के साथ हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में अदलिया और हुकूमत के ताल्लुकात किस रुख में जा रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।